हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एडुकेटर श्री पूजन सिंह, आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। साथ ही साथ अभी एग्जामिनेशन जो ऑनगोइंग है आरआरबी लेवल 1 के लिए, तो इसके लिए भी मॉक टेस्ट आपको मिल ही रहे हैं। एक दो दिन से मॉक टेस्ट में नहीं ला पाया था, थोड़ा बिजी था, तो फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं इन सारे क्लासेस की, और टारगेट 40 आउट ऑफ 40 हम लोगों को लेकर के चलना है इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि अगर जीके और जीएस के सेक्शन में हम ह्यूज स्कोर कर पाते हैं तो ये सिलेक्शन के लिए हम मतलब भी बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता है। ठीक है, आपको उचित मार्गदर्शन वही देंगे जो स्वयं सिलेक्टेड हो। तो मैं आपका दोस्त आपको सारे अनुभव साझा करता हूं, कैसे हम सब रेलवे के एग्जामिनेशंस को क्रैक करेंगे और क्या कुछ मैं आपको दे सकता हूं। इस प्रत्येक वीडियो में आप इस चीज को देख ही रहे हैं, है ना। इससे पहले कि हम इस सेशन की शुरुआत करें, आपको ये वाला टेप टॉक मैं आपको हमेशा देता ही हूँ। धैर्य, उचित मार्गदर्शन, सबसे मेन फैक्टर जो है उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम करने की क्षमता, ये बनाएगी आपको सफल। और ये तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी करनी है। अगर आप बहुत पढ़ाई करने वाले हैं और आपको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। धैर्य और लगातार परिश्रम, उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम के द्वारा हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, है ना। और जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं, आप बच्चों का सहयोग और टीचर और बच्चों का सहयोग होता है, एक लंबी कारवां बन जाती है। और हमें बनानी है एक लंबी कारवां, और सिलेक्शन की झड़ी मैं इस चैनल के माध्यम से लगा दूंगा। तो आप बने रहिए इस चैनल के माध्यम से, और ऑथेंटिक चीजें जो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं उसे पढ़ते रहना है। आइए इस सेशन की शुरुआत करें। इससे पहले आप बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू सब्सक्राइब दिस चैनल, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में आपने कितना स्कोर किया ये जरूर बताएं। और ये भी बताएं, हम कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से चैट्स भी करते हैं, तो आप अपने बारे में बताएं और अपने कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आपने स्कोर कितना किया है, क्योंकि ये मेन फैक्टर यही है। तो आइए पिछले वर्ष के परीक्षाओं के ट्रेंड पे आधारित इन क्वेश्चंस का स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद उसकी विस्तृत व्याख्या भी करेंगे। 20-25 क्वेश्चंस में आप लगभग 100 क्वेश्चंस को शूट आउट करने जा रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। हमें बीच में थक करके नहीं बैठना है, क्योंकि मंजिल हमें प्राप्त करनी है और रास्ते बहुत लंबे हैं। तो हमें बिल्कुल चलते जाना है, और एक दिन निश्चित तौर पे अचीव करेंगे हम सब अपने डिजायर्ड गोल को। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के इस खूबसूरत क्वेश्चन से, इस सेशन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? और 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर, क्या थोड़ा इसके बैकग्राउंड को देखेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस मोस्टली आपके राइज होते हैं। ओके बच्चों, तो आइए यहां देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने की थी, है ना। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कितने सारे क्वेश्चंस? 28 दिसंबर 1885 ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, और ये वाला भी एक क्वेश्चन राइज, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, फोर्थ क्वेश्चंस की थी। कांग्रेस का उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक चेतना और प्रशासन में भागीदारी दिलाना था। तो आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपने शूट आउट किया। कहने को तो एक क्वेश्चंस, लेकिन 5 क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड थे। ओके, विभाजित करो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल्स की नीति किसने अपनाई? हु एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल? एंड ये है लॉर्ड कर्जन की ये नीति थी कि भारतीयों को आपस में डिवाइड करो और रूल करो। लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हुए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच राजनीतिक विभाजन बढ़ा, है ना। इस नीति का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन
प्रारंभ हुआ जिसने भारतीयों में राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता की भावना को जागृत किया। तो 4-5 क्वेश्चन यहां से रिवाइज, और इस पेंडोरा बॉक्स को आप जरूर देखेंगे और यहां से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, है ना। ओके, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? और असहयोग आंदोलन 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, है ना। चलिए इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा स्टडी करें, बहुत कुछ यहां से सीख रहे हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में प्रारंभ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिरोध का करना था। लोगों से कहा गया था कि क्या क्या करेंगे? सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करेंगे, स्कूलों और कॉलेजों और अदालतों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, है ना। इसके बाद एक घटना घटी थी फ्रेंड, ये क्वेश्चंस बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन खास करके रेलवे और विभिन्न परीक्षाओं में। चौरा चौरी की घटना घटी थी 1922 ईस्वी में। इसके बाद उग्र भीड़ ने क्या किया था? बहुत पुलिस थाने में आग लगा दिया था और बहुत सारे पुलिस वाले से मारे गए थे। चौरा चौरी की जो घटना घटी थी 1922 में, इसके बाद गांधी जी ने यह आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया था, ठीक है। फिर भी 1920 का असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो है वो एक नई दिशा दी और आगे का रोड मैप बहुत कुछ इस आंदोलन से प्रेरित था। तो इस सारे क्वेश्चंस को आप अंडरमाइन करके आगे बढ़े। ओके, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? When was the Nehru report published? और that is the year 1928, है ना। बहुत खूबसूरत इतिहास के क्वेश्चंस होते हुए इसकी व्याख्याओं के साथ आप बहुत कुछ सीखते हुए। नेहरू रिपोर्ट 1928 एक संविधान मसौदा था, इसे मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने तैयार किया था। हाँ, तो ये वाली फैक्ट्स को आप याद रखना। ये जो एग्जामिनेशन से पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने पेश किया था, तो बहुत बच्चे जवाहरलाल नेहरू को ऑप्शंस में लगाते हैं, लेकिन मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने तैयार किया था नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी का, है ना। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। यहां से 2 क्वेश्चन आपके राइज हो गए। इस रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, स्वशासित राज्य की मांग की गई थी, ये इसकी थीम थी। रिपोर्ट में संघीय शासन, मौलिक अधिकार और द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान था। ब्रिटिश सरकार ने इसे अनदेखा किया, जिसके बाद कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग उठाई थी। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स आपने इस सिंगल क्वेश्चन से सीखा और इसीलिए मेरी हर एक क्लास बहुत ही एक्सक्लूसिव और इंपॉर्टेंट होती है। मैं जो लंबे कंसेप्ट देता हूं, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर लाइक क्रिस्टल होते हैं और यहां से आप बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां और कब हुई? वेयर एंड व्हेन वाज द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड? 20-25 मिनट वीडियो लंबी हो सकती है, तो अपने दिल को थाम करके देखें और देखेंगे कि आप एक सिंगल वीडियोस में क्या कुछ आप सीख रहे हैं। ओके, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। क्या इसके बैकग्राउंड? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका न्यूयॉर्क में मैडम एनी बेसेंट और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा की गई थी। 3 क्वेश्चन यहां से। 1875 मैडम एनी बेसेंट और कर्नल ऑलकॉट, 2 क्वेश्चन यहां से। बाद में इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थानांतरित कर दिया गया। ये बहुत बड़ा चेंज, इसे आप अंडरमाइन रखेंगे। इस संगठन ने भारतीय दर्शन, पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा की अमरता के विचारों को विश्व स्तर पर फैलाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट ने बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया और होम रूल आंदोलन इन्होंने ही बाद में भारत में चलाया था। ओके बच्चों, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अंडरमाइंड रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो बहुत मेहनत के बाद ऐसे क्वेश्चंस को मैं बना करके लाता हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएं। इसी वजह से मैं आपको बार बार कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल से जोड़ें और एक लंबी कारवां को तैयार करें, ताकि जितने भी एग्जामिनेशन सब कमिंग होंगे उसमें हम बहुत कुछ कर पाएंगे। दुमसा नृत्य जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है? दुमसा डांस इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? और ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दुमसा डांस परफॉर्म किया जाता है। डांस से बहुत सारे क्वेश्चन से राइज हो रहे हैं। दुमसा नृत्य अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति के द्वारा की जाती है, ठीक है। ये वाली जनजाति अपतानी जनजाति के द्वारा। इस
यह जो है वो प्रकृति देवी की पूजा और फसल उत्सवों में प्रस्तुत होता है। इसे हिमालयी जनजातियों के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ नृत्य माना जाता है। तो इतने सारे फैक्ट्स को आप सीख रहे हैं और इसको अंडरमाइन करते चले। डंडरिया है ना, डंडरिया नृत्य किस राज्य का एसोसिएटेड नृत्य है? डंडरिया डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? एंड द स्टेट इज मध्य प्रदेश। ओके, क्या बैकग्राउंड है डंडरिया नृत्य के पीछे? डंडरिया मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का नृत्य है। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो डांडियों के साथ किया जाता है, यह डांडिया का मध्य भारतीय रूप माना जाता है ना। और यह नृत्य जो है वो ग्रामीण सामाजिक एकता और उत्सव का प्रतीक है। ओके बच्चों, तो कैसे और कितनी खूबसूरती के साथ हम कुछ यहां से सीख रहे हैं। ये बच्चे आप अपनी तैयारी को अपडेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आलासांडो नृत्य किस जनजाति का है? आलासांडो हो डांस बिलोंग्स टू विच ट्राइब? और ये हो जनजाति का एक नृत्य है। कहाँ रहती है हो जनजाति, है ना। तो आलासांडाहो नृत्य जो है वो झारखंड के स्टेट एसोसिएटेड और हो जनजाति एक है वहां पे, है ना। हो जनजाति झारखंड की, तो इसके द्वारा ये डांस को परफॉर्म किया जाता है। कंदमूल की फसल और जंगल जीवन से जुड़ा हुआ ये डांस, ये जनजाति, तो इस पर आप विशेष गौर फरमाएंगे। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा डेजर्ट इन इच कंटिनेंट, और ये कंटिनेंट है अफ्रीका, तो आप जानते ही हैं। चलिए सहारा के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानने की कोशिश करें। सहारा दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है ना, दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा। इसका बहुत बड़ा हिस्सा रेत के टीलों, पथरीली सतह और गर्म हवाओं से भरा हुआ है। यहाँ दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और रात्रि का तापमान काफी नीचे गिर जाता है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप अंडरमाइन करते हुए यहां से चलेंगे। ओके, पृथ्वी का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है चौड़ाई के संदर्भ में, है ना? वाइडेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, एंड ये है खोन फॉल्स। खोई फॉल्स जो है वो कहां पे है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। लाओस में स्थित है ये खोई फॉल्स, लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा। अच्छा, जो इसे दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात बनाता है। ये जो है वो मेकांग नदी पर स्थित और कई छोटे छोटे जल धाराओं से मिलकर के बना है। ओके, तो बच्चों आप बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन से सीखते हैं और यही जो है वो आपको एग्जामिनेशंस में फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस को रिलेट करके आपसे पूछे जाएंगे, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? और ये है मैक्सिको की खाड़ी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। और इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स को देखिए। ये कहाँ है मैक्सिको की खाड़ी? ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा और विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके चारों ओर अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा जैसे देश स्थित हैं, है ना। तो इसके नेबरिंग कंट्रीज को भी आपने देखा, कौन कौन है? अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा। क्यूबा को क्या कहते हैं? चीनी प्रोड्यूस करने वाला, सबसे ज्यादा जो सुगर प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है वो क्यूबा ही है। तो ये सारे फैक्ट्स भी हमारे सामने आ ही जाते हैं। बच्चों, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जीके और जीएस के कुछ ट्रिक्स और कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने पेश करूंगा। उसकी एक अलग वीडियो होगी जो कि बिल्कुल बर्निंग टॉपिक्स और वैसे टॉपिक्स होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, वैसे टॉपिक्स होंगे जो आपको एग्जामिनेशंस में हमेशा कंफ्यूज करवाते हैं। और इन कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यह भी आप देखना ना भूलेंगे। और बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं पहले से, तो आप इन्हें जाकर के देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब इस मैनर में हम पढ़ाई करते हैं, जब डिस्क्रिप्शन और एमसीक्यूज दोनों साथ साथ आपको मिलती है, तो आप बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। किस नदी पर आसवान बांध बना है? आसवान डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो ये नाइल नदी का एक बांध, आसवान बांध। और कहां पे स्थित? आसवान बांध दक्षिणी मिस्र में स्थित, और यह नील नदी की जल नियंत्रण और सिंचाई प्रणाली को
संभालता है? आसमान बांध एग्जामिनेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कई बार इसे परीक्षाओं में देखा। तो ऐसी चीजों को हम छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही हमें एग्जामिनेशंस में कंफ्यूज करते हैं और यही वो चीजें होती हैं जहां से हम स्कोर भी कर पाते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान? और ये है खुशवंत सिंह, है ना। खुशवंत सिंह इज द राइटर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। किस बैकग्राउंड को उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान में लिखा है? 1947 के भारत विभाजन पर आधारित ऐतिहासिक 1947 के भारत विभाजन पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है ये ट्रेन टू पाकिस्तान। इसमें पंजाब के एक छोटे से गांव, कौन सा गांव है वो? पंजाब का एक छोटा सा गांव 1947 के विभाजन को आधार बनाते हुए पंजाब के छोटे से गांव मनो माजरा की कहानी इसमें दिखाई गई है, जो विभाजन की विभीषिका को दर्शाती है ना। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, पंजाब के एक छोटे से गांव, मानो माजरा की कहानी, 1947 के भारत विभाजन पर आधारित, आपने इसे देखा। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद की एक कृति। और बैकग्राउंड इसका क्या? आत्मकथात्मक पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं का विस्तृत वर्णन करती हुई इसमें भारतीय राजनीति के अंदरूनी पहलुओं और कांग्रेस की भूमिका का उल्लेख किया गया है। अमेरिका की खोज किसने की थी? हाँ, अमेरिका की खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड अमेरिका एंड द पर्सन इज क्रिस्टोफर कोलंबस। ये है क्रिस्टोफर कोलंबस। और क्या कुछ कहा उसने? तो बैकग्राउंड पर एक नजर डालते हैं। 1492 ईस्वी में कोलंबस एशिया का समुद्री मार्ग खोजने निकला था और बाद में वह पहुंच गया कैरिबियन द्वीपों पर, जिसे बाद में अमेरिका की खोज माना गया। कोलंबस की यात्रा ने नए विश्व के यूरोपीय उपनिवेशीकरण का मार्ग इसने खोला था और यह घटना 1492 ईस्वी की है। तो ये वाली घटना को आप जरूर याद रखेंगे और ये सारे बैकग्राउंड्स को याद रखना बच्चों, क्योंकि एग्जामिनेशंस बहुत लंबे लंबे दिनों तक चलते हैं आजकल और एक क्वेश्चंस किसी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, दूसरे एग्जामिनेशंस में उसी से कोरिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पढ़ाई तो आपको बिल्कुल डीप करनी होगी और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए। आप देखिए कि कितने आप लाभान्वित होंगे। महामंदी ग्रेट डिप्रेशन किस वर्ष शुरू हुआ था? और ये वर्ष 1929 विश्व इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना और क्या कुछ इसमें हुआ था, आइए देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार के ढहने से विश्वव्यापी आर्थिक संकट शुरू हुआ, जिसे महामंदी कहा गया। उद्योग बंद होने लगे, बेरोजगारी बढ़ी, बैंक दिवालिया होने लगे। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा और कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं वर्षों तक उभर नहीं पाई। तो ये बैकग्राउंड 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी की और पूरे विश्व को अपने चपेट में इस मंदी ने लिया था। ओके, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेटेड? 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। क्या है इसके पीछे की कहानी? यह दिवस सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, जानवरों के संरक्षक संत की याद में मनाया जाता है, ताकि पशु संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। तो आप ये वाला नाम को याद रखना है ना। वर्ल्ड एनिमल डे October 4 ऑनर्स सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, द पैट्रन सेंट ऑफ एनिमल्स, प्रमोटिंग एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन। तो दोनों माध्यम वाले बच्चे लाभान्वित होते हुए इस क्लास से, है ना। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व्ड? और ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत में बाल दिवस हम कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को मनाते ही हैं। चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर मनाते हैं बाल दिवस और 20 नवंबर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व किया गया है। तो इसके बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या कुछ कहता है। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने 1959 में, है ना, 1959 ईस्वी में बाल अधिकारों की घोषणा की थी। उसी की स्मृति में हर साल 20 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा घोषित 20 नवंबर? यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। कब? 1959 में।
है ना, 1959 में। उसी की स्मृति में हर साल 20 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है, 1959 और 20 नवंबर, ये दोनों फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन ए कंप्यूटर, और रैम की कमी को हार्ड डिस्क के माध्यम से पूरा करता है, एक्सटेंड रैम यूजिंग हार्ड डिस्क, ये वर्चुअल मेमोरी। ओके, वर्चुअल मेमोरी का यह तकनीक जो रैम की क्षमता को हार्ड डिस्क से कुछ हिस्से का उपयोग करके बढ़ाती है। जब रैम पूरी तरह उपयोग में हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम अस्थायी डेटा को हार्ड डिस्क पर स्वैप करता है, जिससे बड़ी एप्लीकेशन और मल्टीटास्किंग संभव हो पाती है। ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल रिसर्च बेस्ड और पिछले साल के जो एग्जामिनेशन हुए थे आरआरबी एनटीपीसी के दोनों संस्करणों के ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे गए थे कंप्यूटर साइंस से, इसलिए इन क्वेश्चंस को मैं शामिल भी करता हूं और इसकी एक लंबी व्याख्या दे देता हूं ताकि आप बिल्कुल क्लियर होते चले जाएं। ओके, कंप्यूटर में URL और URI में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन URL एंड URI इन ए कंप्यूटर, और ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। URL क्या करता है, URL संसाधन का पता बताता है, जबकि URI संसाधन की पहचान करता है। URL specifies location but the URI identifies resource। चलिए थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड को देखें, क्या कहता है, इसकी व्याख्या को देखोगे तो क्लियर होगी चीजें। URI फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में बार बार, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, है ना, एक संसाधन की पहचान करता है, आइडेंटिफाई करता है, इसका जान लीजिए, नेम से क्लियर है। URL बहुत बार बहुत पहले से पूछा जा रहा है एग्जामिनेशंस में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। URI जो है वो एक प्रकार का URI एक प्रकार है जो संसाधन के नेटवर्क स्थान को बताता है ना, जैसे HTTP, ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, HTML www.example.com.index.html, इसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिया है, URL है, और यह URI भी है। तो आई होप आप इन चीजों को समझ गए होंगे। ओके, तो क्या कुछ देखा आपने, लगभग 100 क्वेश्चंस व्याख्याओं के साथ आपने शिफ्ट कर लिया फ्रेंड्स यहां से। ओके, बिल्कुल लंबी कारवा बनाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करना पड़ता है अपने सपनों को साकार करने के लिए, और जब बच्चे आप जुड़ेंगे तो हम एक लंबी कारवा तैयार करके और अपने सपनों को साकार करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, बेल आइकन को दबा करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस बिल्कुल वीडियोस को के रिलीज होने के साथ ही मिल जाए। ओके, चलिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए चीजों को बिल्कुल ऑथेंटिकेट तरीके से पढ़ें। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।